आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? एज द नेम से डीकम्पोज मीन्स डीकम्पोज होना, यानी कि टूटना, ब्रेक होना। तो क्या होता है, हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, रिएक्टेंट को कंबाइन किया तो प्रोडक्ट बन गया। अब है डीकम्पोज यानी ब्रेक, यानी कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट को हम करेंगे ब्रेक, और उसके ब्रेक होने से हमारे पास बनेंगे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मीन्स ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। उसमें क्या था, 1+2, दो रिएक्टेंट मिल रहे थे, एक प्रोडक्ट बन रहा था। ये थी हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज है हमारी डीकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि एक टूटेगा हमारा रिएक्टेंट, वो दो या दो से ज्यादा, 2 और 3 हमारे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। जैसे कि इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी, ये हमारे एक कंपाउंड है, रिएक्शन हुई उसके बाद ये दो सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो गया। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, ले सकते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट में एक चीज रिवाइज कीजिए, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था हमारा। और इसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स पे। बट क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि व्हेन वी यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर व्हाइट वॉशिंग, उसी टाइम जो वॉल्स होती है वो शाइनी नहीं होती, 1 या 2 दिन के बाद वो शाइनी हो जाती हैं वॉल्स। वाई? तो क्या होता है, 1 या 2 दिन के बाद जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एटमोस्फेयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और उसके साथ रिएक्शन करने से ही बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। यही लेयर होती है, इसी लेयर की वजह से जो वॉल्स होती हैं वो कैसी बन जाती हैं, शाइनी। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन अब इसी का अपोजिट कर देना हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में भी यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, इसके लिए हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो ये समझने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कैन वन कंपाउंड into a simpler substances? अब आपने पढ़ लिया, नाउ यू कैन गिव मी दिस आंसर। क्या तोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अभी एग्जांपल दिया हमें कैल्शियम कार्बोनेट का। अब बारी आती है थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक होना। आप किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, मान लो ये है वुड ही है, उसको ब्रेक करने के लिए हम इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं। कुछ भी हो, ब्रेक करने के लिए कुछ तो चाहिए ना भैया, रिएक्शन से, हथौड़े से तो काम नहीं चलेगा। डिकम्पोजिशन के लिए हम हीट यूज करेंगे, लेकिन किस किस टाइप से यूज करेंगे हीट के सोर्सेज को, अब वो रिएक्शंस के टाइप आ जाएंगे। तो सबसे पहले आएगी थर्मल रिएक्शन। थर्मल जैसे नेम इंडिकेट करता है, मतलब हीट, यानी डिकम्पोजिशन हुआ विद द हेल्प ऑफ हीट, यानी डिकम्पोजिशन कोज्ड बाय हीट। तो अभी ये बताया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट की प्रेजेंस में टूटता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? क्विक लाइम, जो कल बताया, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए, यानी जिसको हम देसी में चूना भी कह देते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हीट कंपाउंड को ब्रेक कर सकती है? नाउ द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, हीट ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है। आप कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दे सकते हैं। अब बारी आती है एक और थर्मल डिकम्पोजिशन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पेपर में पूछी जाती है, कि जो लेड नाइट्रेट है उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। दिस इज लेड नाइट्रेट। जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो ये लेड ऑक्साइड में टूट जाता है। दिस इज लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स कैसे निकला? मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ये ग्लास की होती है टेस्ट ट्यूब, लैब में आप सभी ने देखी होगी। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट डाल दिया हमने इसके अंदर, लेड नाइट्रेट डाल दिया, फिर उसके बाद इसको नीचे हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसके अंदर से फ्यूम्स निकलती हैं। ये पूछते हैं कि जो फ्यूम्स है ये किसकी वजह से निकलती है? फ्यूम्स निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि
लेड नाइट्रेट हुआ, हीट दी, तो ये सब डिकम्पोज हुए, किस किस में डिकम्पोज हुए, इसके अंदर तो क्या रह जाएगा, लेड ऑक्साइड रह जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो जो ब्राउन फ्यूम्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। और जो येलो कलर का लेड ऑक्साइड है, ये येलो कलर के आपको दिख जाएगा इसी के अंदर पाउडर, ये इसी के अंदर रह जाएगा। क्वेश्चन फिर से आपसे यही पूछेगा कि ब्राउन फ्यूम क्या इंडिकेट करता है, यू वुड से ब्राउन फ्यूम इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पूछे कहाँ से आया, लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब उसके बाद करना है हमें इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ रहे उसमें हमने हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कर सकते हैं, एक सेटअप आपकी एक्टिविटी भी बुक में दी हुई है। एक ऐसे हमने बीकर लेना है, उसके अंदर दो रोड्स डालनी है हमने, यानी ग्रेफाइट की दो रोड्स बना सकते हैं, और फिर इनको जोड़ना है हमने, और इसके सॉल्यूशन के अंदर हमने डालना है वाटर, और इसको किसी न किसी बैटरी सोर्स से हमें कनेक्ट कर देना है, बैटरी सोर्स से। उसके बाद क्या होगा, पानी है, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे यानी कुछ वोल्टेज देंगे हम, तो ये जो वाटर है ये ब्रेक होगा, ब्रेक होगा किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब हम H2O का डिकम्पोजिशन करते हैं, कौन सी गैस ज्यादा निकलती है, कौन सी गैस कम निकलती है। अब H2O का डिकम्पोजिशन करेंगे तो किस में निकलेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मोल किसका होता है, हाइड्रोजन ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है। तो इसका सिंपल सा आप जवाब दे सकते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होती है। आप रिएक्शन में बैलेंसिंग जो हमने रिएक्शन करी है, बैलेंस रिएक्शन, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। देखो 2:1 में क्या, कितना रेशो आता है इसका, 2:1, आप यहाँ से देख सकते हैं 2:1 में। तो डबल निकलती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये कैसे होता है, छोटा सा सेटअप समझ लीजिए। ग्रेफाइट की रोड को इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटेगा, कैसे टूटेगा, वाटर H+ आयन बनेंगे और OH आयन बनेंगे। इसमें से जो एक होगा वो तो क्या बनेगा हमारा, कैथोड, और एक को हम मानेंगे क्या, एनोड। सिंपल सा तरीका याद रखने का, जो सी है उसके साथ आप याद रख लेना CN। कार्टून नेटवर्क एक चैनल भी आता था, यानी कि जो कैथोड है वहां पे कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है हमारा, और जो कैथोड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। एक याद रख लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब कौन से उसके पास, कौन से इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब जो ये इलेक्ट्रोड है, इनमें से किसके पास तो H+ आयन जाएंगे, किसके पास H नेगेटिव आयन जाएंगे। अब जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए। और जो OH नेगेटिव आयन होते हैं ये जाएंगे किसके पास, एनोड के पास, यहाँ जाएंगे OH नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। ये आपको याद रखना है। कोई पूछे कि कैथोड पे कौन सी गैस हमारी मिलेगी, वो मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन। और डबल कौन सी होगी, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बने इसके, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन। क्या रेशो था, 2:1। तो इसमें किसको यूज किया हमने एज अ सोर्स, तो हमने यूज किया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी को। अब क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक वाटर इनटू ग्लास, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप सिंपली भी घर पे एक वाटर है, और उसके साथ आप दो सेल हैं, उनको कनेक्ट करके देख सकते हैं, आपको वाटर में कुछ टर्बुलेंस दिखेगा। अब उसके बाद आता है हमारा फोटोलिटिक डीकम्पो, यानी डिकम्पोजिशन तो आप समझ ही चुके हैं, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक होना। फोटोलिटिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, फोटोलिटिक यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, कौन सी लाइट है, सनलाइट है, सनलाइट है। तो जो कंपोजिशन लाइट एनर्जी से हो जाए, लाइट एनर्जी भी कौन सी है हमारी, सनलाइट। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl इज कॉल्ड सिल्वर। Ag का साइन जो होता है वो सिल्वर के लिए होता है, सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा, सिल्वर क्लोराइड है, जब हम उसको किस में रखेंगे, धूप में रखेंगे। हम इसको ना 2 या 3 मिनट के लिए भी धूप में रखते हैं ना, ये एक तरीके का व्हाइट पाउडर होगा। जैसे इस व्हाइट पाउडर को हम कहाँ पे रखेंगे, मान लो हमने एक वॉच ग्लास लिया है, इसके अंदर हमने ही रख दिया।
सनलाइट में थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए भी आप रखोगे इसके ऊपर सन, थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे इस वॉच ग्लास में, ये कलर था व्हाइट और ये कलर हो जाएगा ग्रे। अब कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। हाँ, रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। कौन सी हुई है? डिकम्पोजिशन हुई है। कैसे हुई है कि जो ये व्हाइट पाउडर है दो चीजों में टूट जाता है, एजी और सीएल, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन गैस में ये टूट जाता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न ग्रे। और ये फोटो सेंसिटिव अगर इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है सिल्वर क्लोराइड को, हम चाहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो, तो हमें इसको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां पर सनलाइट ना हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन सनलाइट ब्रेक केमिकल कंपाउंड? यस। अब केमिकल कंपाउंड किन किन तरीकों से टूट सकता है? हम सिंपली हीट भी दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, और हम सनलाइट का भी यूज कर सकते हैं। अब फोटोलिटिक में एक और पूछा जाता है आपसे, सिल्वर ब्रोमाइड का। दिस इज सिल्वर, एजी सिल्वर, बीआर इज ब्रोमीन। अगर किसी को ये नहीं पता इसको सिल्वर ब्रोमाइड क्यों बोलते, तो सबसे पहले आप जाके एक बार पीरियोडिक टेबल को पढ़िएगा, वहां से आपको पता चलेगा एजीबी। और ये फॉर्मूला कैसे बना है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखे होंगे। अगेन अगर किसी को नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा? वो सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, बियर होता है वैसे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। जो सिल्वर ब्रोमाइड होगा वो टूटेगा किसमें? सिल्वर में और ब्रोमीन में। ये भी कैसे टूटेगा? जस्ट नियर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में रखेंगे भी टूट जाएगा। इसका कैसे इस्तेमाल हो जाता था? फोटोग्राफी में। पहले के टाइम में जो वो कैमरास होते थे, जो भी इनके इक्विपमेंट होते थे, उसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म होती थी और उसी के ऊपर इसकी लेयर चढ़ा देते थे, इसकी सिल्वर ब्रोमाइड की। और जैसे ही सनलाइट में पड़ती थी इसका कलर चेंज हो जाता था, ये टूट जाती थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेजेस होती थी पुराने टाइम के, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। हाउ डू कैमरा फिल्म वर्क? ओल्ड, आज वाले नहीं, पुराने वाले आप बता सकते हो कि उनके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की वो परत चढ़ाई जाती थी और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ब्रेक हो जाती थी और ग्रे कलर की एक पट्टी देती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट वो बनती जाती थी हमारी इमेज। उसके बाद हम एक कंपैरिजन टेबल है आप लोगों के लिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन तीन टाइप से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिटिक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि फोटोलिटिक। ये तीनों एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, आपसे पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। और आप इनसे पूछा जाए इन डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, आप ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब सबको पता है कि सबका कोई ना कोई प्लेस जहां पर वो है। डिस यानी कि उसको प्लेस से हटा देना। कोई कहीं पर बैठा था, ये यहाँ पर बैठा है, हाँ, किसी ने इसको धक्का मारा तो ये यहाँ पर चला गया, यानी कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हिला दिया। सेम जैसा नेम है वैसा ही काम है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्शन में हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मान लो जैसे जर्नल ये दिया हुआ है, ए है प्लस बी सी है। देखो, कोई भी दो लोग होते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए। ये एक ही, ये दो, इसको ये वाली जगह पर, इसको ये वाली जगह पसंद है, इसको ये वाली जगह पर, दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन किसको पुश कर पाएगा? सबको पता है जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी, जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, वो एक को पुश कर देगा। मान लो ये इसको पुश कर देगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये कहीं पर भी फिर चला जाएगा। तो सिंपली इसमें भी एलिमेंट्स नहीं करना है जिसके पास, अब यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे किसकी? रिएक्टिविटी की। एक रिएक्टिविटी टेबल होती है, ये कैसे हमने नहीं बनाई, हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा तो हमें मिला। देखो, एलिमेंट्स होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबने पढ़े हैं ना, बेरिलियम, बोरोन, पढ़े हैं ना सबने, कार्बन। अब इनके बेसिस पे एलिमेंट के कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसकी जगह ले सकता है, ये हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है। और अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को उसकी जगह से हिला देगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? बी से। ये दोनों की दोनों मान लो मेटल है या एक नॉन मेटल, कैसे भी मान सकते हैं। दोनों मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है।
ये क्या करेगा, ए ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है तो इसकी चलेगी। ए क्या करेगा, बी को इसकी जगह से हिला देगा। और बी सी क्या था, एक कंपाउंड बनाया हुआ था इस मेटल ने अपने लिए। ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी को उसकी जगह से हिला देगा। जगह से हिला देगा क्या करेगा, ये तो यहाँ से चला जाएगा, खुद इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। लो, कंपाउंड में खुद खुद कंपाउंड बना लिया और बी अलग रह जाएगा। यही सिंपल सा है हमारे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ए रिएक्शन, इनमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है दैट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दिस वाज मोर रिएक्टिव, this was less reactive, and Bc was the compound. So A will displace Bc from its compound. क्लियर है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर की जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा याद रखने का। अगर इसको हम उल्टा कर दे, अगर हम ऐसे कर दे कि को ले ले और साथ में क्या कर दे, जिंक सल्फेट। आप कहोगे क्या रियल लाइफ में होते हैं? हाँ, ये सोल्ट्स होते हैं, लैब में मिल जाएंगे। जिंक एक मेटल है, ये भी आपको लैब में मिल जाएगी। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक पाउडर होता है, ये भी आपको लैब में मिल जाएगा। इस पाउडर को आप पानी में मिक्स करके बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन बनाइएगा, फिर उसके अंदर आप जिंक डालिएगा। थोड़ी देर बाद देखिएगा क्या होगा। देखो ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये हमने बेकर लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, और फिर इसके अंदर हमने डाल दी क्या, जिंक मेटल। थोड़ी जो कॉपर सल्फेट था ये किस कलर का था, ये ब्लू कलर का था। थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये सिंपल व्हाइट कलर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट की वजह से था ना ब्लू कलर, तो अब तो क्या बन गया है, जिंक सल्फेट, एंड इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है। अब इसको उल्टा कर दे, मैंने कहा कॉपर कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ जिंक सल्फेट ले ले और मेटल कौन सी डाल दे, कॉपर। क्या ये रिएक्शन होगी? अब आप सोचो होगी या नहीं होगी। अभी अभी बताया कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को कर देगा। अभी तो पढ़ा था कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर कम रिएक्टिव था, तो कॉपर जिंक को उसकी जगह से कैसे हिला सकता है? नहीं हिला सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब कैन वन मेटल पुश अनदर मेटल आउट ऑफ अ कंपाउंड? अब एग्जाम्पल दिया, आप इसको देख सकते हैं। अब और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ये तो हमने पढ़ लिया, इसमें ब्लू कलर चला जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। वो जो मैं बता रही थी कि कॉपर अलग से ले लेते हैं और जिंक सल्फेट है, क्या ये रिएक्शन होगी? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। व्हाइट ब्लू कॉपर सल्फेट लूज इट्स कलर, आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन हुई है तो क्या कलर आएगा फिर। उसके बाद और कुछ सैंपल्स है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे ये है आयरन है। आयरन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। ये आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगेन मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसका उल्टा कर देंगे, अगेन कॉपर प्लस FeSO4, क्या रिएक्शन होगी? पेपर में पूछ सकते हैं, नहीं होगी। क्यों? आपको याद रखना है, फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। देखो यहाँ क्वेश्चन भी रखा आप लोगों के लिए कि क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से। सोचिए, अभी बताया मैंने। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ ही चुके, एक को एक के जगह से हिला देना, डबल यानी कि दोनों एक दूसरे को एक जगह से हिला दे। मान लो दो लोग थे, ये दो लोग थे, ये एक टीम थी, ये एक टीम थी। ये क्या कर सकते हैं, दोनों आपस में, ये क्या करेगा, ये यहाँ जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आके बैठ जाएगा, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे सिंपली। तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, अब कंपाउंड होंगे ना, देखो ये दो है, ये भी एक कंपाउंड है। अकेला होता है कोई, मान लो मैंने जिंक सल्फेट लिख दिया, इट इज अ कंपाउंड, और मैंने खाली जिंक लिख दिया, तो ये एलिमेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना, बार बार आपको कंपाउंड या एलिमेंट वर्ड लिखा मिलेगा। तो ये दो थे, तो याद रख लेना, जहां दो चीजें दे रखी हो वो कंपाउंड होगा, जहां सिंगल होगा एलिमेंट होगा। सिंपल तरीका याद रखने का। तो क्या होंगे, ये कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। जब दो कंपाउंड होंगे अपने आयंस, आयंस क्या करेंगे, आयंस होते हैं ये, कंपाउंड बनते ही आयंस की वजह से हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे आपने नाइन्थ में सीखे होंगे। जिंक और ये जिंक पॉजिटिव और सल्फेट की वजह से, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस है इसके।
ठीक है, सबके आयंस ऐसे, इसके पास भी कुछ आयंस होंगे, आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। जैसे जिंक उधर चला जाएगा, यहाँ दूसरा होगा इसके लिए, जैसे यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ए बी और सी डी। अब ए ने जगह ले ली है सी की, आ गया यहाँ पे, और सी ने जगह ले ली है किसकी, ए की, सी बी बन गया। तो रियल लाइफ एग्जाम से कैसे समझ सकते हैं, देखो ये है कंपाउंड Na2SO4 और BaCl2। अब यहाँ पे आयन कैसे होंगे समझिए, कि Na2SO4 फॉर्मूला ही कैसे बने, आपने नाइन्थ में सीखा होगा। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन होंगे और SO4 टू नेगेटिव होंगे। आप कहोगे कि यहाँ पर तो टू है, सल्फेट को टू चाहिए थे, और सोडियम के पास एक ही होता है देने के लिए, तो इसीलिए दो सोडियम को इस्तेमाल करते हैं हम। और अगेन ऐसे BaCl2 के बनेंगे, ठीक है, बेरियम पॉजिटिव बनेगा, टू पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव बनेगा। अगेन क्लोरीन, इसके पास दो थे देने के लिए, क्लोरीन के पास था एक था लेने के लिए, इसीलिए एक और क्लोरीन ऐड कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर टू आता है। ये है इसके आयंस। अब ये चार आयंस होंगे, अब ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो सोडियम सल्फेट के साथ था, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को रखना है, आप नेगेटिव नेगेटिव्स को नहीं रखोगे। फिर कंपाउंड के पास के लिए में दो आयन होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक कटायन और एक एनायन। और बेरियम चला जाएगा किसके पास, सल्फेट के पास। तो ऐसे ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये आयन एक्सचेंज हो गया। इस रिएक्शन में आपको एक और कुछ दिखता है, ये दोनों होते हैं ना क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। जब हमें देखो, जैसे दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, एक में हमने, एक है Na2SO4 वाली, ठीक है, इसके अंदर जब हम डालेंगे, एक और टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर क्या था, बेरियम क्लोराइड। जैसे इसको डालेंगे, इसके अंदर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से क्लाउड बनाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्लाउड, किस कलर के, व्हाइट कलर के, बिल्कुल क्लाउडी दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा, जैसे मिट्टी होता है ना, एकदम पानी में मिट्टी घोलते तो वो मिट्टी घूमती रहती है, घूमते रहते मिट्टी का कलर आपको दिखता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट पानी दिख जाता है, और मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना। सेम इसके अंदर होगा, ऊपर आपको पानी दिखेगा, व्हाइट, ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, और नीचे आपको व्हाइट कलर के कुछ ऐसे पाउडर दिखेगा। जो व्हाइट कलर का नीचे दिखेगा ना, इसको बोलेंगे हम क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये एक ऐसा, ये प्रेसिपिटेट आप ये सिंपली कह सकते हो कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। देखो, जो सोल्यूबल होते तो वो ऊपर वाले मीडियम में चले जाते, जो ये पानी जैसा हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं हुए ना, इसीलिए ये नीचे बैठ गए। जैसे मिट्टी होती है, वो नहीं पानी में जा सकती, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो ये होगा। तो इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। वट हैपन व्हेन कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। अब आप बता सकते हैं जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसी रिएक्शन के नाम से आपको पूछ सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब ए रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन। अभी बताया ना कि इनसोल्यूबल वो जो नीचे रह गया था आर मिक्स्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कि हमने क्या किया था, हमने, है ना, इसके अंदर से डाले थे, दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसके नीचे से बड़े बड़े से वो बैठ गए, नीचे बैठ गए क्या, सॉलिड्स, और ये इनसोल्यूबल थे। ये ऊपर वाला जो हमारा मीडियम था उसमें सोल्यूबल नहीं हुए। तो इसका की पॉइंट हम याद रख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का सिंपल तरीका याद रखने का, क्या बनेंगे उसके अंदर, प्रेसिपिटेट। पे पूछे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो ऊपर वाला पानी होता है उसमें मिक्स नहीं हो पाते। सिंपल सा तरीका है, ये है। और इसके लिए जो ये एरो का निशान है ना, और भी कोई भी रिएक्शन होगी जहां पे भी आपको एरो का निशान ये बताएगा कि प्रेसिपिटेट बने, इसमें प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, बेरियम सल्फेट के। जो NaCl है वो ऊपर क्लियर, ऊपर ऊपर वाले सॉल्यूशन में होता है। NaCl का पता होगा सबको, जो हमारा घर वाला नमक होता है उसका ये फॉर्मूला होता है NaCl, और वो तो पानी में घुल ही जाता है, वो तो नीचे नहीं बैठता, तो उसके लिए तो पानी आपको ऊपर से क्लियर दिखेगा। और जो इनसोल्यूबल होगा वो किसका होगा, बेरियम सल्फेट का। अब देखो, why does a clear solution suddenly become cloudy? As I told you कि यहाँ पर जैसे ही डालेंगे एकदम से क्लाउडीनेस दिखेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो क्लियर सॉल्यूशन होगा वो ऊपर रह जाएगा, इधर क्लियर रह जाएगा। में क्या होगा, NaCl, और जो नीचे रह जाएगा उसमें होगा BaSO4, बेरियम
सल्फेट। ये फॉर्मेशन ऑफ ये बेरियम सल्फेट ही दिया हुआ है, कैसे बना उसके बाद हम करते हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक रिएक्शन और दी होगी, किसकी दी होगी कि एक और रिएक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, किसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनता है। एक मिनट पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। अमोनिया जो गैस होती है वो निकलती है और साथ में वाटर बनता है। ये एक और आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा। इसके अमोनिया का इधर इधर आएगा 2। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी, आप उस तरीके से इसको बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 2। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसके बारे में पूछा हुआ है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है और वो किस तरह की रिएक्शन होती है। पहले तो सबको दिख रहा होगा, दोनों के अंदर दो दो आयन है, दोनों के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद इस इनकी खासियत क्या है, जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं एकदम से बहुत ज्यादा ये ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये एक टाइप की थर्मिक रिएक्शन है कि जितना भी आसपास आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी हीट होगी ना, सारी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो ये बीकर होगा, जो इसका टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये भी आपकी उसमें दी हुई है, आप इसको भी कीजिएगा, पेपर में ही पूछी जाती है। उसके बाद है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन वर्ड आएगा, एक आएगा रिडक्शन। इसको सिंपल सा तरीका याद रखने रहेगा, ऑक्सीडेशन यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बात हो रही होगी, यानी ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें दो ही चीजें लेनी है हमने, ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है और हाइड्रोजन लेनी है। ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो रिमूव किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। सिंपल तरीका, एक को ऐड तो दूसरे को रिमूव। यानी ऑक्सीडेशन के लिए आपको याद रखना, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो रिमूव किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। और सेम रिडक्शन, रिडक्शन इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, O2 को ऐड करना पड़ेगा, अगर O2 ऐड होती है तो रिडक्शन होता है। और हाइड्रोजन O2, हाँ, O2 रिमूव होती है तो रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन होता है। सिंपल तरीका है याद रखने का। इसका एग्जांपल हम कॉपर का ले सकते हैं। मान लो कॉपर, उसको हम सिंपल हवा में छोड़ दें, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। इस कलर की, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। किसकी वजह से आई, कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ने जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। और ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन। देखो यहाँ अकेला कॉपर था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी इसने ऑक्सीजन ऐड हुई है इसमें, इसने ऑक्सीजन गेन किया है। तो कॉपर गेन ऑक्सीजन, इसीलिए क्या हो गया ये, ऑक्सीडाइज्ड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेम ये एप्पल के लिए दिया हुआ है कि एप्पल टर्न ब्राउन। जब एप्पल, देखो साबुत एप्पल में कुछ नहीं होता, जब हम एप्पल को बीच से कट कर देते हैं थोड़ी देर बाद ये ब्राउन कलर की दिखने लग जाती है। क्यों, इट इज अगेन ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किससे रिएक्ट करके, O2 से रिएक्ट करके। और एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। सबने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना भी होगा, अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। जो हमारा आयरन होता है उसको बाहर छोड़ दे, उसके ऊपर रस्ट, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, वो ब्राउन कलर की लेयर को ही रस्ट कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा आप लोग उसमें ऑक्सीडेशन में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में स्टार्टिंग में देखा था क्या, कि जैसे मैग्नीशियम था उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे थे तो वो MgO बन रहा था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, इसके साथ हमने अलग से ऑक्सीजन दी थी और यहाँ इस कंपाउंड के अंदर ही ऑक्सीजन है, यानी इसमें किसका गेन हुआ है, ऑक्सीजन का। और ये आपको दिया हुआ है किसके लिए, रस्ट के लिए दिया हुआ है, आयरन है। देखो रस्ट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नॉट ओनली ऑक्सीजन बट वाटर ऑल्सो। दोनों चीजों की नीड होगी, किसकी, O2 की भी प्लस मॉइस्चर की भी। इसके लिए
मॉइस्चर की भी। इसके लिए एक आपको एक्टिविटी भी दी हुई है, हम दो अलग अलग चीजें कर, एक आयरन नेल ले सकते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक के अंदर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, आयरन नेल लिख सकते हैं। एक के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि O2 तो जाए बट मॉइस्चर ना जाए, है ना। और एक के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मॉइस्चर तो जाए बट O2 नहीं जाए। दोनों ही केस में आयरन की जो नेल होगी उसको जो है रस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इन केस अगर एक और टेस्ट ट्यूब में हम रख देंगे आयरन नेल, उसको सिंपली कुछ नहीं करना, उसके अंदर O2 भी अपने आप ही जा रही है, एनवायरमेंट से उसके अंदर मॉइस्चर भी जा रहा है, तो उसके अंदर रस्ट लग जाएगा। तो ये है हमारी किसकी रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। और डॉट XH2O इसमें होते हैं भाई, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर होते हैं। तो और बर्निंग ऑफ फ्यूल भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, हम किसी को भी जला रहे हैं, मान लो हम कोक, कोक में क्या होता है कार्बन, उसको भी जला रहे हैं, ओ तो यानी क्या बन जाता है, CO2 गैस निकलती है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी होती है। तो यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे रस्टिंग पे, और ये भी पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों रिक्वायर होते हैं, तो आप ये एक्टिविटी भी बता सकते हैं। उसके बाद है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल ऑक्सीजन उसके ऑक्सीडेशन के अपोजिट होगा। इसमें रिमूव करना है हमें ऑक्सीजन को और एडिशन करना है हाइड्रोजन का। ये याद रखना है कि रिमूव और एडिशन एरो के बाद देखना, हमें प्रोडक्ट में देखना है ये सब। किसमें देखना है, प्रोडक्ट में देखना है, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में नहीं देखना। रिएक्टेंट तो देखना है कि उसने गेन किया है या नहीं किया है। जैसे ये था, मान लो उसमें दिया भी होगा जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई, कॉपर ऑक्साइड की परत जम गई, कैसे कलर की, ब्लैक कलर की। अगर इसी के अंदर फर्दर इसके किस रिएक्ट करा दे इसको हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से अगर इसको हम रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होगा, फिर से हमारे पास कॉपर आ जाएगी। यानी जो उसकी ब्लैक लेयर है वो उतर जाती, कॉपर को साफ करने का तरीका भी है ये। और वाटर, अब ये रिएक्शन में रिडक्शन कैसे हुआ। अब ये देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था रिएक्टेंट पे, यानी इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन था ना। और यहाँ देखो, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। अब इसमें आप एक और चीज देख सकते हो, एक और रिएक्शन होती है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स यानी कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होती है, वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, दोनों होंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इसने अपनी ऑक्सीजन रिमूव कर दी, ऑक्सीजन इसने रिमूव कर दी, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर अकेला था, प्रोडक्ट में जाके इसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। और ऑक्सीजन गेन होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में देखो दोनों एग्जाम्पल है, अगर आप खाली रिडक्शन बताना तो आप ऑक्सीडेशन इसमें मत बताइएगा, लेकिन अगर आपसे रिडॉक्स पूछ लिया जाए तो आप दोनों बताना इसमें। और अलग से पूछेगा कि जो कॉपर है, प्रोडक्ट में जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो रिड्यूस हो रहा है। वाई, बिकॉज इट इज लूजिंग इट्स ऑक्सीजन। और H2O में क्या पूछेंगे, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। वाई, बिकॉज हाइड्रोजन ने गेन किया है ऑक्सीजन, एक में लूज किया है एक में गेन किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कॉपर ऑक्साइड लूज करता ऑक्सीजन तो रिड्यूस हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी सब्सटेंस से रिडक्शन होती है, और एडिशन ऑफ या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीजन और रिडक्शन टुगेदर, जो भी बताया मैंने आपको, किसका एग्जाम्पल है ये, रेडोक्स रिएक्शन का। रेडोक्स, और नाम ही बता रहा, ऑक्स रिप्रेजेंट कर रहा ऑक्सीडेशन को, रेड रिप्रेजेंट कर रहा रिडक्शन को। यही अगर आपसे पूछे कौन सा ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस, आप बोलेंगे, आप बकायदा इस तरह से एरो बनाएंगे, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप लिखेंगे भी यहाँ पे अच्छे से, बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ O2। और दूसरा पैरो इस तरीके से बनाएंगे, ये इस कॉपर के ऊपर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वाई, बिकॉज लूजिंग ऑक्सीजन या लूज ऑक्सीजन, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। तो पूछे क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं।
और भी कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कैसे लिखेंगे। रिएक्शन इन विच, देखो अभी बताया था जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सी नाम, इसके नेम से ही याद रखने, इसमें दोनों वर्ड दिख रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दो ही वर्ड से बना है ये, ठीक है। और ये आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, देखो नेम बता रहे एजेंट्स, जो जिस तरह का काम करता है वो वैसा ही एजेंट बन जाएगा। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के काम आता होगा। यानी क्या देता होगा, दूसरे को O2 देता होगा, या उसके पास से हाइड्रोजन ले लेता होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करता होगा। रिड्यूस कैसे करता होगा, दूसरे को हाइड्रोजन दे देता होगा, या दूसरे में से क्या कर देता होगा, रिमूव कर देता होगा क्या, ऑक्सीजन। और ये क्या रिमूव कर देता होगा, हाइड्रोजन। अब सिंपली एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर और H2O बनता है। अब इस एग्जांपल में आप देखिए क्लियरली, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब रिएक्टेंट में इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन थी ना, अब इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। कैसे, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है ऑक्सीजन को देने की। तो ये अपनी ऑक्सीजन दे देगा। ये जो अपनी ऑक्सीजन दे देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहोगे तो कॉपर बन गए सिंधे, खुद खुद के पास थोड़ी रखेगा, ये दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे देगा। इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी किसको, हाइड्रोजन को दे दी, और खुद क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, खुद रिड्यूस हो गया है। खुद रिड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि इसने अपनी जो ऑक्सीजन थी वो दूसरे को दे दी, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन है, ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे जो या तो दूसरे की ऑक्सीजन रिमूव कर सकते हैं, या हाइड्रोजन को दे सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन ये कैसे करेगा, अब इसके साइड में ये रिएक्टेंट है, अब ये इसकी ऑक्सीजन को निकाल सकता है, यानी इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, यहाँ से टेक अवे कर लेगा। रिमूव करके क्या बना देगा, H2O। तो ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किया है, ऑक्सीडाइज। देखो ये एजेंट तो ये रिड्यूसिंग है, जो काम करे रिडक्शन का और खुद हो जाए ऑक्सीडाइज, वो रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनके पास कैपेबिलिटी है दूसरों को ऑक्सीडाइज, दूसरों को करना है ऑक्सीडाइज, किसको, दूसरों को, और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। याद रखना है ये एग्जाम्पल, ठीक है। हु कॉज ऑक्सीडेशन, हुज रिडक्शन अभी पढ़ाया, तो आप इसको पॉज करके दोबारा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इफेक्ट क्या होते हैं ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ है, सबको पता है। क्या ये हमें इफेक्ट कर रही है रियल लाइफ पे, कोई नुकसान है इसका, हाँ बिल्कुल है। सबसे बड़े जो हम इसके इम्पैक्ट देते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या होता है, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है, अभी देखते हैं इसको डिटेल में। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ये ऑक्सीडेशन है ये हार्मफुल होते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है कुछ केस में। बट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे, इसके हार्मफुल इफेक्ट में हमें पढ़ना है कोरोजन और रेंसिडिटी। अब आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम यूजफुल मटेरियल गेट डैमेज नेचुरली। भी पड़े नेचुरली, मान लो कोई लोहे की रोड पड़ी हुई थी, नेचुरली पड़ी हुई थी, थोड़े दिन बाद इसके ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, और ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये क्यों डैमेज हुआ, सबको पता है, ये जो लोहा है किसके कांटेक्ट में आया, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये खराब हो गया, नेचुरली डैमेज हो गया। ऐसे और भी मेटल्स है, या ऐसे ही हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, वो अगर रखे जाए ऐसे ही तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो क्या डैमेज हो सकते हैं, नेचुरली बिल्कुल हो सकते हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो कोरोजन। कोरोजन मीन्स क्या है, अभी मैंने लोहे का एग्जांपल दिया कि धीरे धीरे खराब होना। तो ना कोरोजन क्या है, अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। किस वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद द एनवायरमेंट। मेटल्स हैं, क्या होगा, एनवायरनमेंट में क्या ऑक्सीजन है उनसे रिएक्ट करेंगी, और क्या होंगी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। और उसके हमने एग्जांपल्स क्या क्या देखे होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाता है, सबने देखा। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, यानी जो हमारी चांदी होती है उस ब्लैक कलर की आपने लेयर देखी होगी।
ये याद रखना आपने, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है कोरोजन से, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। तो corrosion is the deterioration of metal due to oxidation. Why do iron get slowly destroyed over time? जो लोहा पड़े पड़े खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर रस्ट लग जाता है। रस्ट क्यों लग जाता है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है। अब इसको डिटेल में पढ़ना है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए सबको पता है नेसेसरी, अभी एक्टिविटी भी देखी थी हमने। ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। तो आयरन को ऑक्सीजन और वाटर सब चीजें मिलेंगी तो क्या बनाएगा? ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रस्ट के लिए, या वाटर, या फिर बोथ। और इसको आप बोलेंगे वाई। तो आप एक्टिविटीज और वो जो रिएक्शन पीछे कराई थी आप वो बता सकते हैं इसके अंदर। अब आता प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? मतलब मेन क्या है? ये हमारी मेटल की लेयर है, इसके ऊपर हमको को आने से बचाना। मतलब एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है इसकी अपर लेयर पे, यानी इसकी अपर लेयर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है किसी मेटल के, कोई भी मेटल है, अगर हम उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली जो कोटिंग है, अगर ये किसी को कोटिंग कर दे जिंक की, कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। या फिर एलोइंग कर दे। एलोइंग क्या कर दे कि मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, या तो मेटल्स के साथ ही या नॉन मेटल्स के साथ। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और इसका की पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमें मेटल का सरफेस प्रोटेक्ट करना है किसी एयर से और मॉइस्चर से। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि जो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ब्रिजेस, शिप्स, आयरन गेट्स फ्रॉम रस्टिंग। जो ब्रिज है, शिप, वो तो पानी के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है। और जो नॉर्मल ब्रिज है वो बारिश से भी और हवा के कांटेक्ट में भी रहेंगे, उसके ऊपर रस्टिंग हो सकती है। सबको पता है लोहा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। कैसे बचा सकते हैं? हम इन टेक्निक्स का यूज करके उसको बचा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है रेंसिडिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या होते हैं? हमारे कोई भी फैट हो या ऑयल वाली चीज होती है, फैट एंड ऑयल वाली चीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चिप्स है, ठीक है, या हमारे पास कुरकुरे हैं। आप कहोगे इसमें फैट ऑयल बनते, तो फैट ऑयल से ही बनते हैं, आप उसके पीछे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, ये हमारा पैकेट है, हमने थोड़े से, ये इतने सारे थे, ठीक है, बहुत सारे थे, हम क्या करते हैं, थोड़े से खा लेते हैं, और थोड़े से खा के बाकी इसको रख देते हैं। और जो थोड़ी देर बाद हम उसको देखते हैं, इसका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है। टेस्ट कैसा हो जाता है? बैड टेस्ट हो जाता है। और इसके अंदर स्मेल भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये खुला था। और कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना इसको ना बंद कर देते हैं, और फिर वो खराब नहीं होता। यही पढ़ना है हमने रेंसिडिटी में। तो क्या होता है, हमारे जितने भी फैट और ऑयल होते हैं उनमें अनप्लीजेंट स्मेल यानी खराब स्मेल आती है और खराब टेस्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। मान लो ये पैकेट खुले होंगे तो किसके कांटेक्ट में आएंगे? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे, उससे ये खराब हो जाएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब कि जो फैट और ऑयल की चीजों का डैमेज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इट कॉजेज अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। और कहाँ देखी हमने रेंसिडिटी? हमने जैसे चिप्स कुरकुरे उनमें देखी है, स्लेट बटर जो बटर होता है उसमें देखा हमने, जो कुकिंग ऑयल होता है पुराना पड़ा रहता है उसमें हमने देखा है, वो खराब हो जाते हैं। अब लेकिन है, हमने घरों में इसके लिए हम नॉर्मल करते हैं, क्या करते हैं, जो पैकेट वाली चीजें होती है उसको फिर से सील कर देते हैं ताकि उसके अंदर एयर ना जाए, या क्या करते हैं उसको किसी डब्बे में रख देते हैं, कुछ दिन तक खराब होने से बच जाते हैं। तो यही सब है रेंसिडिटी से उसको बचाने के तरीके, यानी प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी मेनली क्या, हमें उसको O2 से बचाना है। तो क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ केमिकल्स डाल सकते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देंगे, या उनको एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में डाल देंगे, बंद कर देंगे जिसके अंदर O2 नहीं जा पाएगी। या फिर रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं, या नाइट्रोजन फ्लशिंग। आपने देखा होगा कोई भी पैकेट आता है, लेस का पैकेट आता है 5-10 रुपीज वाला, कई बार तो आप ना काउंट भी कर सकते हैं उसके अंदर के लेस को, 5 या 6 लेस आते हैं और ऊपर तक भरा हुआ मिलता है। तो आप कहेंगे ये तो जानबूझ के भर के देते हैं, ताकि नहीं, होता तो उसके अंदर उतने ही ग्राम है। अगर 10 रुपीज में आपको
20 ग्राम मिलना है, वेट तो उसका उतना ही होगा। भरा हुआ आप सोचेंगे जानबूझ के भरते हैं, वो इसके अंदर भरते हैं कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरते हैं। क्यों भरते हैं इन पैक्टों के अंदर नाइट्रोजन गैस? बिकॉज जो ये है ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन की तरह, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और ये खराब नहीं होते हैं। तभी तो ये 6-6 महीनों की पैकिंग में भी चल जाते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो रिड्यूसिंग कांटेक्ट विद ऑक्सीजन कहने का मतलब हमें कुछ भी करना, बस ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाना, रेंसिडिटी से हमारे आइटम्स बच जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई चिप्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन? अरे ऑक्सीजन से भरेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बैड स्मेल बैड टेस्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जस्ट बिकॉज ए नॉन रिएक्टिव गैस है, इसको भरा जाता है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। और यहाँ पे आप कोरोजन और रेंसिडिटी का एक कंपैरिजन भी देख सकते हैं, पेपर में पूछा जाता है। जो कोरोजन होता है ये इफेक्ट करता है मेटल को, और जो हमारा रेंसिडिटी होता है ये किसको करता है? ये स्पॉइल करता है हमारे किसको? फूड आइटम्स को खराब करता है। ये रस्टिंग कोज करता है, अफेक्ट फैट्स एंड ऑयल को। ये रस्टिंग कोज करता है, और ये क्या करता है? बैड स्मेल टेस्ट करता है, ये सारे मेटल के ऑब्जेक्ट को खराब कर देता है, ये हमारे फूड को खराब कर देता है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन दे सकते हैं, और इसमें हम दे सकते हैं स्पॉइल्ड चिप्स या स्पॉइल्ड कुरकुरे फूड, कुछ भी दे सकते हैं। दोनों का ही रीजन क्या है? दोनों का ही रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। बट बोथ आर डिफरेंट। वाई? ऑक्सीडेशन अगर मेटल में हो तो वो कोरोजन होगा, यानी कि मेटल में होगा। और ऑक्सीडेशन अगर किस में होगा? फूड आइटम्स में। फूड आइटम्स में जिसमें क्या होगा? फैट एंड ऑयल होगा, तो होगा हमारा रेंसिडिटी। पूछे कि क्या मन, आप बोलेंगे कि दोनों ही डैमेज होते हैं ऑक्सीडेशन से। डिफरेंस क्या है? कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे ये वर्क करता है। उसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर की समरी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि रिएक्शन फॉर्म्स वन और टू सब्सटेंसेस। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा, फिर कोरोजन पढ़ा, रेंसिडिटी पढ़ा, ये सब आप कर सकते हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आपके लिए यहाँ पे दी हुई है, मेमोराइज कर सकते हैं। और ये एक ही पेज पर सारी की सारी रिएक्शंस दी हुई है, यहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है, जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।